हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पे मैं पूजा एक बार फिर आप सभी के बीच हूँ। आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। किसान भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, भारत सरकार के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये कार्यक्रम हम आप तक सीरीज के तौर पर पहुंचा रहे हैं और आज एक और सीरीज में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे वादा किया था कि हम एक गांव में आए हैं, वहां अपने किसान भाइयों से बात करेंगे। तो लीजिए, हम हैं वहीं पर, यानी आज हम हैं एक बार फिर से हैं नयाबास, शमशाबाद, फतेहाबाद, आगरा के गांव में। यहाँ पर हमारे किसान भाई हमारे बीच हैं और उनके बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भी हमारे बीच है श्री कुशल पाल यादव जी, जो है वो है एरिया सेल्स मैनेजर यारा फर्टिलाइजर से ही। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी नमस्कार। और आज हमारे किसान भाइयों को मेरी बहुत बड़ी राम राम। बहुत धन्यवाद कि आपने अपने गांव में हमें बुलाया। हमारे साथ आप जुड़कर ये कार्यक्रम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और कुछ अपने सवाल भी लेकर आए हैं, कुछ अपनी बातें भी लेकर आए हैं। पिछले कार्यक्रम में मैं दोहराकर बता दूं कि हमने आलू की खेती के ऊपर बहुत सारी जानकारियां ली थी हमारे कुशल पाल यादव जी से, जो कि एरिया सेल्स मैनेजर हैं यारा फर्टिलाइजर में, और इन्होंने बहुत बारीकी से स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आलू की खेती करनी चाहिए, किस तरह से सिंचाई करनी चाहिए और किस तरह से खुदाई करनी चाहिए और आर्थिक रूप से भी किस तरह से हमें सक्षम बनना चाहिए आलू की खेती के माध्यम से, वो हमें बहुत डिटेल में बताया था। हमने आपसे वादा किया था कि हम इस गांव से नहीं जाने वाले, लेकिन हम दोबारा आए हैं और अपने एक्सपर्ट को भी लेकर आए हैं और अपने किसान भाइयों से बातें करने के लिए अब बस देर नहीं करते, जल्द से जल्द उनके साथ जुड़ जाते हैं। हमने बहुत सारे आलू की खेती पर चर्चा की थी। मुझे पता है आपके बहुत सारे सवाल होंगे जो आप हमारे इन विशेषज्ञ से जानना चाहेंगे। तो ऐसे में हमारे बीच आज एक बार फिर से ग्राम नयाबास, शमशाबाद, फतेहाबाद, आगरा से शिवपाल सिंह जी हैं। शिवपाल जी, जी नमस्कार, मैं आपके बीच आती हूँ। जी, मेरा एक सवाल था सबसे, जैसे कि हमारे यहाँ एक वो है, सभी किसान आलू की बुवाई के 30-35 दिन के बाद फास्फोरस की कमी के लिए डीएपी ऊपर से लगाते हैं। क्या डीएपी लगाना सही है या डीएपी के उपज में या दूसरे उसके उपाय में दूसरा कोई खाद लगाना चाहिए या डीएपी फास्फोरस की कमी अकेला ही खाद कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल जी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और अमूमन इस क्षेत्र के अंदर ये देखा जाता है कि कुछ किसान भाई अच्छे उत्पादन के पाने के लिए ऊपर से डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर हम लोग उसको वैज्ञानिक तरीके से देखें कि वो विधि जो है गलत है। गलत इसलिए चूँकि हर एक जो खाद होता है उसकी एक प्रवृत्ति होती है, हर एक पोषक तत्व की एक प्रवृत्ति होती है। तो जो डीएपी से हम लोग जो 2 पोषक तत्व अपनी फसल में देते हैं, आपका उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो 18 और 46 का होता है। 18% डीएपी के अंदर आपका नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% आपका फास्फोरस पाया जाता है। जबकि डीएपी में हम लोग प्रमुखतः फास्फोरस की आपूर्ति के लिए हमारा सोर्स हम जो है फास्फोरस की आपूर्ति करना चाहते हैं। तो जहाँ पर अगर हम फास्फोरस की बात करें तो सॉइल के अंदर फास्फोरस जो है बहुत कम ही मूवेबल होती है, अगर कहें तो बहुत नगण्य के बराबर होती है, तो ये गलत नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि जहाँ पर आपको बिजाई करनी है तो हमेशा डीएपी को बीज के पास ही डालना चाहिए। यदि जो किसान भाई ऊपर से डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से आर्थिक हानि कर रहे हैं। कुछ समय के लिए कुछ हरापन फसल के अंदर आता है, तो हमारा ये मानना है कि जो आपका 18% जो नाइट्रोजन की मात्रा डीएपी के अंदर होती है उसका हरापन हमारी फसल के अंदर आता है। दूसरी बात, अगर हम लोग फास्फोरस की बात करें आलू के लिए, तो फास्फोरस जो है 30 से 35 दिन की अवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण है हमारी फसल में। तो अब इसके हम आपूर्ति कैसे करें, क्योंकि इस समय हमारा कंद बनना शुरू होने वाला होता है, जड़ों का विकास ठीक से हो रहा होता है। क्योंकि जड़ों के विकास के लिए व साथ ही साथ हमारे कंदों की संख्या को बढ़ाने के लिए फास्फोरस का एक अहम रोल रहता है। तो यहाँ पर हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो पर्ण छिड़काव के माध्यम से फास्फोरस बाजार में उपलब्ध है, अच्छी गुणवत्तावान जो पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए बहुत सी अच्छी कंपनियां बाजार में काम कर रही हैं, उस प्रकार के खादों को हमें पर्ण छिड़काव के माध्यम से अगर हम करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। इसी क्रम में अगर हम लोग यारा की बात करें तो एक फास्फोरस युक्त हमारा एक खाद आता है यारावीटा सैनिफॉस। यारावीटा सैनिफॉस का इसीलिए हम लोग 2 बार स्प्रे हमारे किसान भाइयों को बोलते हैं कि जिससे कि हमारे जो कंद बनने की अवस्था है उनमें कंद ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में आ सकें और उसका भराव ठीक प्रकार से हो सके। जी, क्या ये जानकारी से आप संतुष्ट हैं शिवपाल जी?
कुछ और जानना चाहेंगे? इसीलिए मैंने पूछा था क्योंकि अपने यहाँ ये ज़्यादा प्रचलन है कि फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए डीएपी। किसान को जो हम भी कुछ ज़्यादा ही लगा रहे थे, लेकिन अब सर ने बताया वो बहुत अच्छा बताया, आगे से ये चीज़ नहीं करेंगे। जी, शिवपाल जी कितनी उम्र होगी आपकी, जान सकती हूँ? तब मेरे 25 साल की थी। और कितने वर्षों से आप खेती कर रहे हैं? विरासत में मिली है खेती से। अरे वाह, कौन कौन सी कृषि करते हैं आप? सब मेन हमारे यहाँ आलू रहता है, आलू और गोभी, अच्छा। फूल गोभी जी। बाकी के सरसों भी रहती है, गेहूँ भी है। युवा साथी जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें कृषि की ओर रुझान के लिए उन्हें कुछ प्रेरित करना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? जी जी, जी। मेरा मानना यही है, आज की तारीख में शिक्षित किसान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अब नई पीढ़ी शिक्षित खेती में आगे हाथ बढ़ाएगी तो ये बहुत जरूरी है आर्थिक व्यवस्था के लिए भी और परिवार की कमजोरी को दूर करने के लिए, क्योंकि पढ़ा लिखा किसान होगा तो उसी पढ़े लिखे के हिसाब से खेती करेगा, जिससे कि लाभ ज्यादा होंगे। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवपाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षित किसान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो खुद शिक्षित होगा, सही कार्य करेगा, सही तरह से कृषि करेगा, अपने परिवार का भरण पोषण भी सही करेगा और आर्थिक हानि उसे नहीं होगी और आगे भी अपनी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाएगा, प्रचार प्रसार करेगा। कुशल जी, बहुत अच्छी जानकारी आप हमें दे रहे हैं और हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, हमारे किसान भाइयों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। प्रेम शंकर शर्मा जी हमारे बीच हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपको। आलू मतलब छोटा बड़ा हो जाता है, बाकी बारे में बताओ, एक सवाल बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है और यहाँ पे जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, कई बार हम लोग देखते हैं कि आसपास के खेत में ही कहीं पर एक समान आकार का आलू निकलता है और कहीं पर आलू के साइज छोटे बड़े हो जाते हैं। और हमारे किसान भाइयों का जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान होता है जो उत्पादन के रूप में, ये है कि हमारा अच्छा छट्टा आलू जो है, जो ए ग्रेड का आलू है, वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलना चाहिए। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पोषक तत्वों का बहुत अहम रोल रहता है। जैसा कि अभी हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि अगर हम लोग, चूँकि फसल की जो अवस्था होती है उस अवस्था के हिसाब से खादों का इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं, संतुलित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो आलू का साइज जो है वो एक समान बनकर आता है। तो इसमें आपके अगर पोषक तत्वों में बात करें तो लगभग सभी पोषक तत्वों का योगदान रहता है। लेकिन उसी क्रम में अगर हम लोग बात करें फास्फोरस की या पोटास की, तो यहाँ पर आलू के साइज को मेंटेन करने के लिए, या हम कैल्शियम की बात करें तो ये पोषक तत्व ऐसे हैं जो आलू के साइज को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो सही समय पे आपको जो बताए गए तरीके हैं, जो सिस्टम से आपका जो बिजाई के समय से लेके और 60 से 70 दिन तक जो आपकी फसल में जो हम लोग खादों का इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर सही प्रकार से हम लोग करेंगे और बाकी कृषक क्रिया को साथ में सही प्रकार से लेकर जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है एक समान आकार के आलू पाएंगे। किर्री और गुल्ला की जो समस्या रहती है, जो कम से कम आता है, वो हमें कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जो किर्री गुल्ला देखने को मिलते हैं उनकी संख्या कम से कम होगी। बहुत अच्छा। कुशल जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कई बार आलू जब हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, छीलते हैं, आलू देखने में ऊपर से तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन छीलने के बाद पता चलता है कि वो अंदर से सड़ा हुआ है, उसमें खराबी है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और कई बार हम लोग ये भी समझते हैं कि आलू में किन्हीं पोषक तत्वों की कमी होती है और हम उसको बीमारी समझ बैठते हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें, आलू को काटने के बाद में अगर बीज से वो काला निकलता है या उसमें हल्का खालीपन रह जाता है, उसको हम लोग समझते हैं कि ये कोई शायद कीट उसके अंदर लग गया है, जबकि वो ऐसा नहीं होता है। वो आपका कैल्शियम और बोरॉन की कमी की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। आलू के अंदर से काला पड़ जाना, उसके अंदर आपके धब्बे पड़ जाना, उसमें आपका खालीपन हो जाना, ये कैल्शियम और बोरॉन अगर हम उसमें फसल में पर्याप्त रूप से देते हैं उसकी आवश्यकता के हिसाब से, तो निश्चित रूप से जो है हम इस दिक्कत से निजात पा सकते हैं। तो यानी वो आलू खराब नहीं होता है, कुछ कमी पोषण तत्व की रह जाती है जिस वजह से ऐसा होता है। तो ऐसी कमी ना हो उसके लिए क्या उचित मात्रा में डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां हैं? बिल्कुल मैम, इसके लिए जो सावधानी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो हमने बिजाई से लेके और आपके 30 से 35-40 दिन की अवस्था से लेके और जो 50 से 55 दिन की अवस्था पर खाद लगाने की जो विधि आपको बताई है, उसको अगर हम उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका इसमें कैल्शियम का भी बहुत अहम रोल रहता है। यदि हम कैल्शियम को 2 बार इस्तेमाल करते हैं,
जिसमें कई प्रकार के कैल्शियम बाजार में उपलब्ध हैं। यारा की तरफ से भी यारा लीवर नाइट्राबोर के नाम से आपके बीच में आता है। तो वहाँ पर अगर हम एक चीज़ को देखें कि कैल्शियम के साथ में अगर बोरोन के वाला कैल्शियम हमें अगर मिलता है आलू में लगाने के लिए, तो हमें उससे ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, उसको ज़्यादा उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि कैल्शियम और बोरोन एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। और क्योंकि जो बोरोन का काम होता है वो कोशिका भित्ति को मजबूत करने का काम होता है, और जो कैल्शियम का काम होता है वो कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। इससे हमारी जो गुणवत्ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनती है, अच्छी होती है। जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम शंकर शर्मा जी, एक बार चाहूंगी फिर से आप खड़े हो जाएं। आप बहुत एक्सपीरियंस किसान हैं हमारे, कितने साल से इस गांव में रह रहे हैं? अरे वो तो आज ही में रह रहे हैं। अच्छा, और कितने वर्षों से खेती कर रहे हैं? 25 साल से। कोई ऐसा आपका सुझाव या कोई ऐसी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, कोई ऐसा पुराना आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो जो आप हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहते हो, उन्हें समझाना चाहते हो? और ये जो हर एक चीज को डाले हो, मतलब डाई यूरिया जाए चाहिए तो फायदा होगा। बच्चे क्या कर रहे हैं आपके, पढ़ रहे हैं? और नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं, तो शिक्षित बच्चे हैं आपके। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल पूछा हमसे। तालियां हो जाए प्रेम शंकर शर्मा जी के लिए। अगला सवाल हमारे पास नरेंद्र सिंह जी का आने वाला है। नरेंद्र सिंह जी। नमस्ते मैडम। सबसे पहले मैं आपके जो चैनल है रेडियो उसकी तरफ से सभी किसानों को जानकारी दी है, उसके लिए धन्यवाद चाहूँगा मैं। सर ये सवाल आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग कैल्शियम लगाते हैं आलू में, वो कितने दिन पर लगाना चाहिए, और उसके डिटेल में बताइए उसका अच्छा रिजल्ट क्या क्या मिलता है हम लोगों को। बहुत अच्छा प्रश्न हमारे किसान भाई ने किया है, और इसके अंदर चूंकि कुछ जगह हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमें सही जानकारी ना होने की वजह से यदि हम खादों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते तो उसके सही परिणाम हमारी फसल में देखने को नहीं मिलते, और उन अवस्था के अंदर हम लोग शायद ये बोल जाते हैं कि शायद हमारे उस जो उत्पाद हमने इस्तेमाल किया है उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही उत्पाद, अगर आपका उत्पाद का चयन सही है और उसको आपने सही प्रकार से लगाया है तो उसके रिजल्ट आपको देखने को अच्छे मिलते हैं। तो जहां आपका प्रश्न आता है कि कैल्शियम को हमें किस प्रकार से लगाना चाहिए और कितने दिन की अवस्था में लगाना चाहिए, तो हमेशा कैल्शियम का किसी भी फसल के अंदर उस समय इस्तेमाल करना चाहिए जहां पर आपकी फसल की वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हो रही होती है, जहां पर कोशिकाओं का विभाजन काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। तो यहाँ आलू की फसल की अगर हम लोग बात करें तो आपका 35 से 30 दिन की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां से पौधे की बढ़वार बहुत तेज़ी से हो रही होती है। तो यहाँ पर ये बहुत प्रमुख अवस्था है जो हमें कैल्शियम को लगाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर हमारे को 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम का इस्तेमाल करना चाहिए। बाजार में कई प्रकार के कैल्शियम आपके उपलब्ध रहते हैं, लेकिन हमारा एक ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम लोग बोरोन युक्त कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं तो उसके ज़्यादा अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। वहीं पर ऐसा नहीं कि खाली एक बार कैल्शियम की आवश्यकता है आलू की फसल के अंदर। आलू की फसल में अगर हम लोग उसको उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं, आलू के हम वजन को अच्छा करना चाहते हैं, उसकी गुणवत्ता को अच्छा करना चाहते हैं, तो दूसरी बार हमारे को 45 से 50 दिन की अवस्था पर 25 किलोग्राम कैल्शियम को पुनः जो है इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो ट्यूबर बने हैं, ट्यूबर बन के जो आगे बढ़ने वाले हैं, वहाँ पर आलू का भराव होना शुरू होने वाला होता है, और इस अवस्था पर अगर हम कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं तो आलू हमारा वजनी निकलता है, आलू के अंदर रोग बीमारी आने की संभावनाएं कम रहती हैं। और कई बार मैंने क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान ये भी देखा है कि कुछ किसान भाई लमसम जो है 70 से 80-90 दिन के बीच में भी ज़मीन में खादों को लगाते हुए पाए गए हैं। तो मेरा उनको ये सलाह रहता है कि आप जो है प्रयास ये करें कि जो खाद आप बिजाई से लेकर और 50, 60, 70 दिन तक लगा रहे हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से जो आपको जो रिकमेंडेशन डोज है उसके हिसाब से ही करें। यदि फसल को परिपक्वता अवस्था पर अगर आप खादों का इस्तेमाल करेंगे तो उसके उतने अच्छे लाभ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सिंह जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे कुछ? कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं? मेरा तो जन्म ही यहाँ का है। जी जी। तो परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में मेरा परिवार बहुत बड़ा है और पूरी फैमिली में करीब 850 बीघे हम लोग आलू करते हैं, जिसमें वो हमारे चाचा जी भी बैठे हैं। हाँ, और कुशल जी मैं आपका एक धन्यवाद और करना चाहूँगा कि आप यारा फर्टिलाइजर की तरफ से आए हो, मगर आपने यारा की बातें ना करते हुए किसानों के हित में बात की है, ठीक है ना।
और ऐसा नहीं है कि आपने यारा का प्रचार किया हो। टोटल जो भी बात जानकारी दी है वो सारी जानकारी आपने किसानों के हित में जानकारी दी है। इस बात से हम लोग आपसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यही धन्यवाद। हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम बिल्कुल का, निश्चित रूप से। कि सही और सटीक जानकारी जी। मिले। बाकी प्रचार प्रसार तो सब लोग करते ही रहते हैं। बिल्कुल। जी जी। अब मैं आपके बच्चों के बारे में जानना चाहूंगी। बच्चे पढ़ रहे हैं आप? जी। आप भी शिक्षक हैं? जी। वाह, बहुत अच्छा। क्या आपने अपनी एजुकेशन भी किया है? जी, मैंने BSc की है। तो आप इनकी बात से सहमत हैं कि एक किसान शिक्षित होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, शिक्षित होना जरूरी है और किसान को जागरूक भी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जी। तो हमारे रेडियो के, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई संदेश सभी को देना चाहेंगे, किसान भाइयों को? बिल्कुल देना चाहेंगे। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूँ कि सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस समय क्या है कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो सभी से अनुरोध ये है कि जो 45 और 50 दिन की जिनकी फसल हो चुकी है वो अपना पहला स्प्रे लगा दें, क्योंकि आने वाले समय में हानि भी मिल सकती है। तालियां हो जाए नरेंद्र सिंह जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच श्री हुकुम सिंह जादौन जी भी हैं। हम मुखिया जी से जरूर कुछ ना कुछ सुनेंगे, क्योंकि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हुकुम सिंह जादौन जी। ऐसा है, मैं तो ये चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे यूरिया घोल में मतलब फायदेमंद रहता है कि या फेंकने में, मतलब? बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा सवाल है जी। चंद जी को मैं पिछले काफ़ी समय से जानता हूं और आप बहुत कृषि को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, वैज्ञानिक खेती आप करते हैं। और आपका प्रश्न भी उसी प्रकार से है कि जहां पर हमारे क्षेत्र में देखने को मिलता है कि कई सारे किसान हमारे यूरिया को घोल में लगाकर जो है स्प्रे भी करने का काम करते हैं या नाली में सीधे से बहा देते हैं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर हमारे किसान भाई इस क्रिया को करते हैं। तो मैं उन किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर अगर स्प्रे की बात आती है तो नाइट्रोजन युक्त बहुत सारे स्प्रे वाले जो पड़े छिड़काव के लिए बहुत सारे खाद बाजार में उपलब्ध हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। यूरिया जो आपका बनाया गया है वो खेत में आपका ब्रॉडकास्ट करने के लिए बनाया गया है, छींटा लगाने के लिए बनाया गया है। अगर आपको नाइट्रोजन लगाना है तो बहुत नाइट्रोजन आधारित खाद है, आप यूरिया का जो इस्तेमाल करें वो सिर्फ खेत में फेंक कर ही करें। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें यूरिया के प्रयोग के बीच में कि सामान्यतः ये भी देखने को मिलता है कि हम लोग यूरिया में कभी क्वांटिटी में हाथ नहीं रोकते हैं, मतलब मात्रा में हाथ नहीं रोकते हैं। यदि हमारे पास में मानो आधा एकड़ ज़मीन है और एक बैग हमने अगर खरीद लिया तो पूरा का पूरा एक बैग सोचते हैं कि 300 या 260 रुपये का, 266 रुपये का जो हमारा यूरिया आ रहा है वो पूरा का पूरा बैग हम उसको उतने क्षेत्रफल में डाल देते हैं। तो इससे आर्थिक हानि भी होती है? निश्चित रूप से आर्थिक हानि होती है और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारी फसल के लिए भी हानि होती है। जो अभी बात कर रहे थे हमारे किसान भाई ने बोला कि आने वाले समय में तापमान भी जो है ज़्यादा हो रहा है, ब्लाइट आने की संभावना है। तो जहाँ पर अगर अधिक यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ ब्लाइट आने की संभावना अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है जो कि आप यूरिया के माध्यम से देते हैं उसको संतुलित रूप में करने की आवश्यकता है। कभी ये मत देखिए कि हमारे पास अगर 45 किलोग्राम यूरिया का बैग है तो उसको अगर खोल दिया है तो पूरा इस्तेमाल कर लें, जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करें। और प्रयास ये करें कि एप्लीकेशन के नंबर को बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पे अगर मानो किसी क्षेत्रफल के अंदर मेरे को 100 किलोग्राम यूरिया देना है तो मैं क्या सामान्यतः किसान क्या करते हैं, या 90 किलोग्राम यूरिया देना है तो सामान्यतः किसान भाई हमारे करते हैं कि 45 किलोग्राम का यूरिया वो 2 बार में दे देते हैं। यदि आपको उसकी अच्छी दक्षता चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि जो पैसा आप खर्चा कर रहे हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपकी फसल को मिले तो उसको 3 बार में दें। तो उससे क्योंकि यूरिया बहुत जल्दी से घुल जाता है, बहुत जल्दी से लीच भी कर जाता है, वाष्पोत्सर्जित भी हो जाता है, वातावरण में चला जाता है, तो उसका उतना उपयोग हमारी फसल में नहीं हो पाता है, उतना दहन हमारी फसल उसको नहीं ले पाती है। तो उसकी एप्लीकेशन को अगर हम उस मात्रा को एप्लीकेशन को बढ़ा देंगे तो उसका उपयोग पौधा ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगा। 3 बार में मात्रा क्या रहनी चाहिए? अगर हम लोग आलू की बात करें तो आलू में जो हमारे जो शेड्यूल के हिसाब से हम लोग हमारे किसान भाइयों को बताते हैं तो पहली बार में 35 किलोग्राम की मात्रा रहती है, दूसरी बार में भी 35 किलोग्राम की मात्रा रहती है और तीसरी बार में भी हमारा 30 से 35 किलोग्राम की मात्रा रहती है। क्योंकि जहाँ पर साथ ही साथ हम लोग हमारे किसान भाइयों को कैल्शियम की भी बात कर रहे हैं, कई प्रकार के कैल्शियम जो बाजार में उपलब्ध हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपके नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो वहाँ से कुछ मात्रा नाइट्रोजन की उन खादों से भी पूरी हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि जो कैल्शियम से आप जो नाइट्रोजन दे रहे हैं वो दूसरे आपके एक पायदान आगे की नाइट्रोजन है जिसे हम लोग
नाइट्रेट नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। एक तरीके से वो पौधा उसको जल्दी से ग्रहण कर लेता है। तो कैल्शियम तो हम लोग दे ही दे रहे हैं, साथ में उसके अंदर जो नत्रजन है वो भी हम हमारे आलू की फसल को दे रहे हैं। तो वहां से नत्रजन की आपूर्ति भी जो है आपके कैल्शियम नाइट्रेट के माध्यम से होती है। बहुत अच्छा कुशल जी। आज हम दोहराकर एक बार फिर आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के सौजन्य से, साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये कार्यक्रम आज हम एक बार फिर आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से। और ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब पेज भी है जिस पर आप हमें देख पाते हैं, और साथ ही साथ 90.4 यानी 90.4 रेडियो की फ्रीक्वेंसी है जिस पर आप हमें रोजाना सुन भी पाते हैं। आप भी सुनिएगा, हम बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने भी आपको सुनाएंगे उस पर। लेकिन आज हम किसान भाइयों से एक बार फिर बात कर रहे हैं। आज हम स्टूडियो से निकल के बाहर आ गए हैं। हम हैं ग्राम नयाबास में, जो है शमशाबाद फतेहाबाद आगरा पर। हमारे किसान भाई हमारे साथ हैं, हमारे यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक्सपर्ट श्री कुशल जी हमारे साथ हैं, जो कि एरिया सेल्स मैनेजर हैं। हम आलू की खेती पर पिछली बार भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं यहाँ, और आज भी हम आलू की खेती पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन अब मजा ये आ रहा है कि सवाल आपके हैं और जवाब एक्सपर्ट के हैं, विशेषज्ञ के हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने सवाल किया। मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई और भी आलू की कृषि संबंधी कोई सवाल करना चाहता है? बहुत अच्छा जी, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम जगदीश है। जगदीश जी, कितने वर्षों से इस गांव में हैं? मैं पैदा ही आया हूँ। बहुत अच्छा। और कृषि करते हैं, किस चीज की कृषि करते हैं? हाँ जी, आलू गोभी होती है। आलू को। हाँ जी, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल है कि अभी ये आदमी ने बताया था कि जैसे 30-35 किलो यूरिया लगाना चाहिए, तो वो कितनी जमीन में लगानी? ये यहाँ पे तो बीघा का सब चलता है, 1 बीघा या 1 एकड़, कितनी जमीन में लगाना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल, शुक्रिया। बैठिएगा जी। जी मैं जो डोज आपको जो भी अगर नाइट्राबोर के लिए बताया गया है, या यूरिया के लिए, या डीएपी के लिए, ये सारी मात्रा आपको एकड़ में बताई गई है। और एकड़ जो है सब जगह एक ही होता है। और एकड़ में जैसे कि जो लोकल क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर बीघों के हिसाब से बात करें तो बड़े और छोटे बीघे हैं। तो मैं उसको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो डोज आपको बताया गया है, यहाँ पर बड़े बीघे पाए जाते हैं, जिसे लोकल भाषा में 20 विस्वा का बीघा कहा जाता है। तो यहाँ पर लगभग आपके 1.25 बीघे के अंदर ये डोज आपको बताया गया है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? एक बार कृपया खड़े होइएगा। बहुत बढ़िया लगा जी, ये जो हमने कार्यक्रम किया आप लोगों के बीच आकर, ये कैसा लगा आपको? तो बहुत ही बढ़िया लगा। इससे बहुत कुछ जानने के लिए मिला है। जैसे यहाँ पर 1 बीघे में 40-35 किलो यूरिया लगा दिए, तो उसके बारे में सोचेंगे तो होता बात कि यूरिया मतलब एकड़ में 35 किलो बता रहे हैं, वो लगाते हैं 40-45 किलो के बीघा में। देखिए कितना आर्थिक नुकसान भी होता है और हमारी फसल को भी नुकसान होता है ना। तो ये जो कार्यक्रम, अब ये जो कृषि की जानकारी आपको रेडियो के या यूट्यूब के माध्यम से मिल रही है, या विशेषज्ञ लोग आपके बीच आकर आपसे बात कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में तो आपने कीमती समय इस गाँव के लिए निकाला, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी। अगली बार फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। ठीक ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए तालियां हो जाए जोरदार। आज हम आपको बता दें कि हम इस नयाबास गांव में एक स्कूल में हमने ये बैठक करी है, और बहुत अच्छा ये स्कूल है। जो रास्ता पूरा था, बहुत अच्छी सड़कें थी, बहुत अच्छे से लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा रास्ते में आकर। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं ये गांव शिक्षित नहीं है या ये पिछड़ा हुआ गांव है। ये गांव बहुत अच्छे से शिक्षित है, बहुत अच्छी कृषि यहाँ हो रही है, हरियाली बहुत है, स्वच्छता बहुत है, बहुत अच्छी सड़कें हैं। और सबसे अच्छी बात, आज हम यहाँ के एक स्कूल में हैं और स्कूल में हम ये बैठक कर रहे हैं। मुखिया जी से हमने निवेदन किया, यारा फर्टिलाइजर कंपनी ने इनसे निवेदन किया, तो मुखिया जी ने कहा कि नहीं, कार्यक्रम होगा लेकिन बच्चों की पढ़ाई के बाद, यानी उन्होंने प्राथमिकता दी बच्चों की पढ़ाई को, जिसके लिए मैं मुखिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं चाहूंगी कृपया एक बार आप यहाँ आए। जी जी, आपका शुभ नाम? अमर सिंह। यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और ये स्कूल कब से है? स्कूल का 20 साल है करीब यहाँ था। वो बच्चा बहुत पढ़ते हैं, बहुत बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाई स्कूल के और बीएससी के ये सब बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। तीन कॉलेज है, और 3 कॉलेज पढ़ते हैं। और इसका श्रेय तो आपको ही जाता है क्योंकि आप करता धरता हैं, आप मुखिया हैं। हम तो खैर दिया कि एक ही मोहल्ला के, एक ही पड़ोस के, एक ही हमारे भतीजे लगते हैं, एक ही परिवार हमारे भतीजे मतलब। अच्छा, हाँ, जिनका ये स्कूल है। नहीं, बहुत अच्छा है कि अपने गांव के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
क्या आगे भी आप चाहते हैं इस तरह से कार्यक्रम आपके बीच हो? जब इच्छा हो जब ही आ जाओ तुम आराम से, और पूरी जनता तुम्हें मिलेगी यहाँ तक। मैं चाहती हूँ कि जब महिलाएं आपके घर की आपके खेतों में होती हैं तो वो यहाँ हमारे बीच भी हों। तुम्हें खुद बुला देंगे, 10 5 15 तुम कहते बुला देंगे। बहुत अच्छा। तो अब जिम्मेदारी मुखिया जी की है। बहुत जोरदार तालियां। आप सभी अपने घर पर जाकर ये संदेश दे सकते हैं कि अगली बार YouTube चैनल पर, रेडियो पर आपके घर की महिलाएं होंगी, आपकी बहन बेटियां होंगी, आपकी माँ होंगी, और वो जानकारी प्राप्त करेंगे किस तरह से अच्छी खेती कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, घर में, घर के बाहर साफ स्वच्छता रख सकते हैं और किस तरह से बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। पढ़ी लिखी लड़की है तुम आपके पास मिलने पर मत यूँ कहेगा हाँ आते हैं पढ़ी लिखी सब। हम चाहेंगे आप सभी को भेजिएगा। जिसे वो तू कह सीधे भेजेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरह से आज एक बार फिर हमने आपके बीच में आकर के आलू की जानकारी आप तक पहुंचाई है। चलते चलते मैं ये जरूर चाहूंगी 4R उसको दोहराकर आप हमारे किसान भाइयों को कौशल जी जरूर बताएं। बिल्कुल, ये 4R कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया था, जिस पे चर्चा की थी, हमें इसको समझना चाहिए, क्योंकि इससे हम हमारी जो भी पैसा लगा रहे हैं अपनी फसल के अंदर उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। हमें इसमें सबसे पहले ये, जैसे फसल की हम लोग बात करते हैं, मानो हमारे यहाँ पर आलू की जो प्रमुख फसल है, ये समझना होता है कि हमारी आलू में प्रमुखता कौन कौन सी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। अगर खाद की बात करते हैं, सबसे पहले हमारा ध्यान कहीं ना कहीं जो केंद्रित हो जाता है वो DAP की तरफ हो जाता है। लेकिन एक मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जो जितनी मात्रा अगर पोषक तत्व की हम लोग बात करें तो फास्फोरस से ज़्यादा आलू की फसल को पोटाश की आवश्यकता होती है। यानी मानो अगर 1 टन मेरे को आलू का उत्पादन लेना है तो 6 किलोग्राम मेरे को पोटाश उस आलू में देना ही पड़ेगा। वहीं उसके अगर कंपैरिजन की मैं बात करूं तो वहां पर आपका जो फास्फोरस की मात्रा की बात करूं तो 1 टन आलू के उत्पादन के लिए 0.55 किलोग्राम जो है फास्फोरस की मात्रा देना पड़ेगा। वहीं पे नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 4.2 किलोग्राम नाइट्रोजन लगता है 1 टन आलू को तैयार करने के लिए। तो तुलनात्मक तरीके से अगर हम लोग देख रहे हैं तो पोटाश यहाँ पर जो है हमारी फसल में ज़्यादा मानी जा रही है। लेकिन हम खाद दूसरे भी लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं देना है। हो सकता है कि उसकी उपलब्धता की वजह से ज़्यादा लगा रहे हैं, हो सकता है माध्यम की वजह से लगा रहे हैं, लेकिन हमें उन पोषक तत्वों पर भी ध्यान देना है। जैसे कि अगर पोटाश नहीं लगाएंगे तो वो न्यूट्रिएंट हमें पता होना चाहिए कि वो न्यूट्रिएंट जो है हमें आलू में कौन सा देना है। वहीं हमारे को मात्रा का पता होना चाहिए कि हमें कितनी मात्रा में जो है उस खाद को लगाना है। जैसे कि मात्रा की हमने बात करा कि पोटाश की उपलब्धता के लिए हमारे को अगर एक क्विंटल अगर आलू लेना है तो उसके लिए कितना चाहिए, 6 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें उसकी मात्रा का पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि उसका सोर्स क्या होगा। सोर्स का मतलब क्या होता है कि मानो हमने अभी जैसे उदाहरण के तौर पर अभी चर्चा में हम लोग निकाल कर ला रहे थे कि कुछ किसान भाई ऊपर से हमारे किसान भाई DAP का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर जो हरापन आता है, तो हरापन किसकी वजह से, नाइट्रोजन के लिए आता है। तो क्या DAP को नाइट्रोजन के लिए लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पर तो हमारे को फास्फोरस के लिए बिजाई के समय लगाना चाहिए। तो सोर्स हमें पता होना चाहिए कि उसको किस मात्रा में किसके माध्यम से देना चाहिए, साथ के साथ हमें किस टाइम पे लगाना चाहिए, सही समय उसको लगाने का क्या है। समय की बात जैसे हम लोग कर रहे हैं कि अभी बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि कैल्शियम को लगाने का समय का जो उदाहरण दिया गया, कुछ किसान भाई अगर मानो 70 दिन की अवस्था पे लगा रहे हैं तो उस 70 दिन की अवस्था पे ना लगाकर अगर हम उसको 30 से 35 दिन पर या 50 से 55 दिन पर लेकर आते हैं तो उसके लाभ आपकी फसल में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यदि इन चीज़ों को हम लोग समायोजित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो लागत है उसको कम कर सकते हैं। देखिए, अगर खेती पैसे से की जाती तो शायद पूंजीपति खेती कर रहे होते। खेती हमेशा जो की जाती है वो एक तरीके का विज्ञान है। यदि विज्ञान को हम उस तरीके से लेकर जाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी खेती को सफल तरीके से कर सकते हैं। और साथ के साथ हमें यह भी कार्य करना चाहिए कि हमारे अन्य किसान भाई को जो भी हमें जानकारी मिलती है उसको साझा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि ज्ञान फैलाने से ज्ञान और बढ़ता है। तो जितनी जानकारी आपको चाहे इस चैनल के माध्यम से मिल रही है या जो जानकारी इस मीटिंग के माध्यम से आपको मिली है वो अन्य किसान भाइयों तक इन जानकारी को आप अवश्य फैलाएं, क्योंकि यदि हमारा गांव अगर विकसित होगा तो हमारा जिला विकसित होगा, जिला अगर विकसित होगा तो प्रदेश होगा, प्रदेश अगर विकसित होगा तो हमारा देश होगा। इसी
कथन के साथ में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया और इतने शालीनता के साथ तक हमारे बीच में है और पूरी रुचि के साथ में आपने सभी प्रश्नों का भी उत्तर, आपके जो प्रश्न थे, आपकी जो जिज्ञासा थी, उसको भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया, लेकिन आपके चेहरे पर चमक बराबर हमें दिखाई दे रही है और अभी भी आप यहाँ पर जो है उठने के लिए, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा समय दिया। धन्यवाद। और एक वैज्ञानिक की करने वाले हुकुम जी आप भी हमारे बीच हैं। चाहूंगी चलते चलते आप भी हमारे सभी सुनने वालों को और सभी देखने वालों को बताएं कि ये वैज्ञानिक खेती सूझबूझ से की जाती है। आपने कब से शुरू की और क्या क्या इसके फायदे हैं? मैं तो इस खेती में पैदा ही हुआ हूँ। जैसे सीता जी मतलब जमीन में निकली, मैं आलू में निकला हूँ। किस तरह का कार्यक्रम लगा आपको ये? बढ़िया, बहुत कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा। यादव जी का मतलब जो समझ लो कि यहाँ पे कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। हाँ, समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है। और हमारा गांव तो मतलब पहले से ही शिक्षित है। थाना हमारे गांव में पहले से यहाँ पर आ, डाक खाना पहले से ही यहाँ पर आ, और बैंक भी हमारे यहाँ पर पहले से रही, मतलब हमारे यहाँ टाइम शिक्षित वो है। बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच आकर और आज एक बार फिर से हम आप सभी के लिए, हम लोग आप सभी के लिए ताली बजाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमें समय ज्यादा इजाजत नहीं देता है बात करने की, तो हम इस कार्यक्रम को अब यहीं वाइंड अप करेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी आपके साथ मुलाकात और होगी बहुत सारे किसान भाइयों के साथ बहुत सारी बात। कुशल जी जो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी जानकारियां देने के लिए। आप किसान भाइयों का भी बहुत बहुत हम आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने अपना कीमती समय निकाला, इतने संयम के साथ हम हमारे साथ जुड़े और अपने सवाल भी हम तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अगले कार्यक्रम तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।